बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जिसकी बाज़गश्त हर तरफ सुनाई दे रही है। शाहिद साहब से जानेंगे कि क्या अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को वापस ले सकती है, किन शराइत के ऊपर। तो आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद वापस ले सकती है अपोजिशन, या अब बात आगे बढ़ चुकी है? जी मोहसिन साहब, मेरे ख्याल अब वो वक्त निकल चुका है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो शायद एक वाहिद आर्मी चीफ हैं या अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगर उनकी कॉल आ जाए तो शायद ये तीनों जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, कि ये शायद कुछ देर के लिए इसको मुलतवी कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपोजिशन इस सारे मामले से अपना माली फ़ायदा उठाना चाहती है और अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहती है और अपनी साबिक़ा करप्शन को यानी माफ़ करवाना चाहती है, उसको हज़म करना चाहती है। तो मैं मोहसिन साहब यहाँ अगर बात करूँ तो इन तीनों शख्सियात की, ये हमारे मुल्क में इस वक्त तीनों बहुत बड़ी जमातों के सरबराह हैं। इमरान खान को आप एक तरफ रखते हैं तो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने, आपने सुना होगा, जलसे में मौलाना फजल रहमान साहब को दीन फरोश मुल्ला भी करार दिया। तो क्योंकि इस्लाम के नाम पे ये इस्लामाबाद की बात करते हैं, इक़्तिदार की बात करते हैं, और ये हमारी बदनसीबी है कि हमने इस्लाम में तारीख़ इस्लाम को अगर पढ़ लें तो हमने इक़्तिदार के लिए बहुत बहुत बड़े गुनाह किए हैं। और आगे मुग़ल बादशाहों की तारीख़ पढ़ लें, उसमें भी बेटों ने बाप को ज़िंदान में डाला और कत्ल किए हैं। तो इक़्तिदार की हवस एक ऐसी हवस है कि जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। इस वक्त अपोजिशन जो है उसको, चूँकि इमरान खान की हुकूमत में नज़र आ रहा था कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है तो शायद 2023 से 28 तक भी उन्हीं की हुकूमत बनेगी, तो वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ाई जाए। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने आज से कुछ अर्सा कबल एक अपना ख्वाब सुनाया था, उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, अगर आपके पास प्रोड्यूसर साहब के पास है तो उसको बीच में वो चला दें, कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे टेलीफोन पे कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो मैं उस तनाज़र में आपको मोहसिन साहब कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी टेलीफोन करके दोबारा ख्वाब में मौलाना फजल रहमान साहब से कहें कि तुम खुदारा सियासत से अलग हो जाओ और इस तरीक़ से अलग हो जाओ, या जमीयत उलमा इस्लाम को जो है गैर सियासी जमात बना लो, मजहबी जमात बना लो, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस बात को भी रद्द कर देंगे, नहीं मानेंगे। इस तरीके से मैं आपको नून लीग की बात करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ख़ुद को कायद आज़म सानी कहा है, और उन्होंने, मुझे याद है, नवाज शरीफ साहब की असल जो तारीख़ पैदाइश है वो 25 दिसंबर नहीं है, मगर जब ये पहली दफ़ा सीएम बने और इनको कायद आज़म की मुस्लिम लीग की सदारत मिली तो इन्होंने अपना, उस वक्त उनको पुराने दौर थे, नादरा नहीं था, शनाख्ती कार्ड मैनुअली हर इंसान अपना नाम तब्दील करवा सकता था, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकता था। इमरान खान साहब को भी उनके किसी सियासी मशीर ने कहा कि जी कायद आज़म सानी बनने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी 25 दिसंबर करवा लें, तो उन्होंने ये डेट अपनी, जो आज भी नवाज शरीफ साहब की सालगिरह जो है 25 दिसंबर को मनाई जाती है। तो जैसे मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बताया, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्नाह, अगर वो आज दोबारा ज़िंदा होकर आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, वो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, उसने मरने के बाद हमें भी दोबारा ज़िंदा करना है। तो अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दोबारा आ जाए और नवाज शरीफ साहब से कहें कि बेटा ये मुस्लिम लीग मैंने बनाई थी तो तुम वापस इसकी सदारत मुझे कर दो, इस जमात की भाग दौड़ मेरे वाले में कर दो, तो मैं फिर दावे से कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं करेंगे, और वो कहेंगे नहीं, आपने तो पाकिस्तान बना के बहुत गुनाह किया था, बहुत बड़ा जुर्म किया था, और ये मुस्लिम लीग आपने बनाई थी लेकिन ये तो बिखर गई थी, इसका शराजा मैंने दोबारा जो है वो एक किया और मैंने मुस्लिम लीग को जोड़ा है, तो ये इनकार कर देंगे। और इसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है मोहसिन साहब पीपल्स पार्टी के जो बानी थे, जिन्होंने ये जमात बनाई थी सदर यूसुफ खान साहब के दौर में, उन्होंने पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो साहब ने बनाई थी। आज अगर भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी का वैसे भी नारा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, अगर भुट्टो साहब आज जिंदा होके और लड़काना पहुँच जाए या सिंध हाउस पर पहुँच जाए या बिलावल हाउस में पहुँच जाए और आसिफ जरदारी साहब से कहें कि भाई ये बेटा जी पार्टी की जो बागडोर है मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मेरी बेटी शहीद हो चुकी है, अब मैं इसको दोबारा बागडोर संभालूंगा, तो आसिफ जरदारी साहब पहली बात है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहचानने से इनकार कर देंगे, अपने ससुर को, और उनको साफ इनकार करेंगे कि ये अब पीपल पार्टी नहीं रही, अब ये जरदारी भुट्टो पार्टी है। लिहाजा ये इक़्तिदार के लिए किसी को भी इनकार कर सकते हैं। सर, आपने तीनों का जिक्र किया, इमरान साहब के पास कौन आएगा? जी, इमरान खान की तो सीधी सी बात है, वो वन मैन शो है, ना उसको आगे है ना पीछे है। बीवी वो है जो 2 बीवियों को तलाक दे बैठे हैं, और तीसरी जो है वो भी सुना नाराज़ है, और बेटे उनके बाहर ही सेटल हैं, दोनों जो बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे विरासती निज़ाम नहीं चलेगा उस पार्टी के अंदर, वो इमरान खान साहब के दम पे है। शुजा पाशा साहब आके अगर वापस मांगे तो देंगे?
कि शुजा पाशा साहब तो नहीं, शायद जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अगर वो मांगे शायद उनकी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मानी होती तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो उनका टकराव ना होता। और मैं एक और बात बताऊं मोहसिन साहब कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमने यहाँ सियासी जमातों को अपनी इजारादारी बना रखा है। यहाँ कल का यानी बच्चा है बिलावल भुट्टो हमारे सामने पैदा हुआ और बड़ा हुआ है, मरीम नवाज कल की बच्ची है, लेकिन आज बड़े बड़े जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के वो उनके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। तो ये एक जो है ना ये मरीम नवाज को कल की बच्ची कह के आपने खुश कर दिया होगा, वो वैसे नानी बन चुकी हैं। जी बिल्कुल, नानी तो बन चुकी हैं यकीनन, लेकिन हमारे सामने की बात है जब उनकी कल शादी हुई थी और जिस आपको सारे हालात से बखूबी आप वाकफ़ है, तो इनके पीछे जब बड़े बड़े सियासतदान पीपल पार्टी के बुजुर्ग और मुस्लिम लीग नून के बुजुर्ग जब इनके पीछे हाथ बांध खड़े होते हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने हमें आज़ाद पैदा किया है और हम आज़ाद ही मरना भी पसंद करेंगे। हम किसी गुलामी नहीं कर सकते सिवाय नबी पाक की गुलामी के और अल्लाह की गुलामी के। ये सियासत और इक़्तिदार की हवा से इंसान को इस हद तक गिरा देती है कि ये जुनैद मरियम का जो बेटा है जुनैद सफदर, कल को उसने भी बागडोर संभाली है तो ये उसके आगे भी हाथ बांध के खड़े होंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन PTI के वर्कर थोड़ा सा मैं समझता हूँ, गो मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं हकीकत में मबनी अपना तजिया पेश करता हूँ। पीपल पार्टी का वर्कर उनके एक ख़ानदान के गिर्द घूमता है जिसको जियाला कहते हैं, नून लीग का वर्कर भी एक ख़ानदान के गिर्द घूमता है जिसको मतवाला कहते हैं, और ये जो है ना PTI का वर्कर ये भी इमरान खान के गिर्द घूमता है जिनको आप कप्तान के खिलाड़ी कहते हैं, टाइगर्स कहते हैं या बाज़ का यूथिया भी उनको कहते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ इमरान खान साहब के जाने के बाद एकदम जो है ना सिनेरियो चेंज हो जाएगा और शाह मोहम्मद कुरैशी या कोई और जमात PTI में से सदारत संभालेगा, वहाँ इनकी इजारादारी किस खानदान की शाहिद अफरीदी आके बागडोर संभाल जी। मैंने मोहसिन साहब ये साहब प्रोग्राम में मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट इस चीज़ की गवाह है कि नेक्स्ट इमरान खान जो तैयार हो रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, वो शाहिद खान अफरीदी है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नेक्स्ट घोड़ा है। वो अगले 5-10 साल के बाद इमरान खान साहब की जगह होंगे और हो सकता है PTI की सदारत संभालें। उनकी आजकल ट्रेनिंग चल रही है आर्मी के अंदर, जैसे PM में काकूल में फ़ौजी अफसरों की ट्रेनिंग होती है, उनको भी फ़ौज जो है ट्रेन कर रही है। उनकी एक NGO बनवाई गई है, जिस तरह इमरान खान साहब की शौकत खानम थी, उनकी भी शाहिद अफरीदी जो फाउंडेशन है उससे अभी उनको सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में मुख्तलिफ जो रफ़ाई काम करवाए जा रहे हैं और उनका एक इमेज बनाया जा रहा है और अनकरीब वो भी इमरान खान साहब के बाद सियासत में आएंगे और इसी तरीके से अवाम उनके लिए भी निकलेगी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट एक घोड़े पे काठी डालती है और अगला घोड़ा तैयार रखती है जिसको मैदान में उतारना होता है। तो मैं समझता हूँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक वाहिद ताकत है। अगर वो एक इस वक्त आर्मी चीफ तीनों को, मौलाना फजल रहमान साहब को, आसफ जरदारी को, नवाज शरीफ साहब को अगर डंडा दिखा के कह दें कि अभी 1.5 साल खामोश हो जाएं तो मेरे ख्याल में खामोश होंगे, अदरवाइज़ उनको कोई नहीं रोक सकता। और इमरान खान साहब इस वक्त शदीद खतरे में हैं, खतरे के बादल उन पर मंडला रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक दफ़ा जो पनामा लीक्स का 4 हल्कों का केस था, इस कदर शिद्दत पकड़ गया था, लगता था कि इसमें नवाज शरीफ साहब जाएंगे, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उस केस में बचाया, ये तासुर देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ ही उनको पनामा केस में फंसा दिया। अब इमरान खान साहब को भी मुझे लगता है कि शायद इस तरीके अदम-ए-एतमाद में उनको बचा लिया जाए, उनकी जमात को बचा लिया जाए, उनकी आइनी मुद्दत 5 साल पूरी करवाई जाए। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब अगर तरीके अदमाद से निकल गए तो जो फॉरेन फंडिंग केस है और जो शौकत खान फंडिंग केस है उन दोनों केसेस में इमरान खान साहब के ऊपर नंगी तलवार लटक रही है और किसी वक्त उसमें उनको सियासी तौर पर शहीद कर दिया जाएगा। तो रही बात अगर मोहसिन साहब मैं पंजाब की हुकूमत की बात करूँ तो इत्तेहादी जो है हुकूमत के, चाहे वो MQM है चाहे चौधरी बिरादरान है, MQM भी आसफ जरदारी साहब के ट्रैप में आ गई है और वो सिंध में वजारतें लेने के चक्कर में अपना इमरान खान को छोड़ने पे तैयार है। दूसरी तरफ चौधरी बिरादरान जो है वो भी एक वजारत आला के पीछे जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ने जा रहे हैं। तो अवामी हल्कों में मैंने बड़ा सोशल मीडिया पर देखा, चूँकि मेरा ताल्लुक चकवाल से है और चकवाल से चौधरी बिरादरान की एक MNA की सीट इस वक्त उनके पास है, जिसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने अपना कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं किया था। और ये जो सीटें हैं उसमें इमरान खान PTI की काफ़ी सपोर्ट है, जिसकी वजह से काफ लीग के पास सपोर्ट है। तो चौधरी बिरादरान मेरी नज़र में एक असूली सियासतदान है, वज़ादार है, ख़ानदानी रवायात है उनकी चॉइस और उनके बुज़ुर्गों की। मैं समझता हूँ चौधरी बिरादरान को इस सारे खेल में होश के नाखन लेने चाहिए और अपना जो भी सियासी फैसला करना बड़ा सोच समझ के, क्योंकि वो एक अपनी अबौइदाद की रवायात को लेकर चल रहे हैं। अगर यहाँ वो 5 साल पहले चौधरी साहब CM रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चौधरी शुजात साहब फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो इस वक्त उनका बेटा मुनस इलाही इस वक्त वफाकी वजीर है परवेज़ इलाही साहब का, अगर इस वक्त वो वजारत आला के पीछे इमरान खान को धोखा देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ के पास उनको दोबारा हाथ बांध के उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जाती उम्रा रायबंद महल में शहबाज शरीफ साहब के सामने, हमजा के सामने, मरियम के
के सामने, और चौधरी बिरादरान के लिए सियासी मौत होगी, सियासी खुदकुशी होगी। तो मेरा चौधरी बिरादरान को यही मशवरा है कि वो फिलहाल अपोजिशन की इस गंदगी से दूर रहें, खुद को और अपने बच्चों को इस सियासी गंदगी के पहुंच से दूर रखें, और सियासी बदहज़मी इसको अगर उनका हज़मा ख़राब है तो जल्द डॉक्टर से रुजू करें और अपने आप को न्यूट्रल रखें और अपने वक्त वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चलें, क्योंकि अवामी हलकों में उनका एक मुकाम है। वो इस सियासी लालच में इस 1-1.5 साल की वज़ारत आला के पीछे अपने अबौजात की मेहनत पे कहीं पानी ना फेर दें। चलें, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। हम मजीद भी आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद साहब का तज्ज़िया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।